हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी बुक 2 है, जो कि है कंपनी अकाउंट से ऊपर बेटा। और कंपनी के बारे में आपने 11th में बच्चों बीएसटी में काफ़ी रीड कर लिया होगा। तो बेटा हम कंपनी की जो थ्योरी है वो मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो कराऊंगा। बाकी थ्योरी आप बेटा खुद रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं वो थ्योरी कराने बैठ गया तो मेरा सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं होगा। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी हद तक थ्योरी जो है आपने कंपनी अकाउंट, कंपनी की वो पार्टनरशिप की, कंपनी की वो आपने बीएसटी में पढ़ ली होगी। तो बच्चों चलो आज हम शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट, दैट इज़ बुक नंबर 2। और ये हमारी जो बुक है बच्चों वो हमारी 20 मार्क्स की बुक है ये। तो सबसे पहले आज मैं आपको कंपनी अकाउंट में जो चैप्टर शुरू कराऊंगा वो कराऊंगा इशू ऑफ शेयर्स, वो मैं आपको कराऊंगा इशू ऑफ शेयर। तो चलिए आज हम करते हैं कंपनी अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए बच्चों, आप कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर। बच्चों 11th के हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, प्रोप्राइटरशिप के बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ी। और पार्टनरशिप में भी काफ़ी लिमिटेशन थी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी जो लिमिटेशन थी वो थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की। तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर कंपनी अकाउंट्स बनाया गया। तो आइए देखिए कंपनी अकाउंट्स क्या है। कंपनी का मतलब क्या होगा? अ कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द थर्ड स्टेज। सर थर्ड स्टेज कैसे हो गई? पहले प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, फिर पार्टनरशिप पढ़ी, अब हम कंपनी अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। इवेल्युएशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इज कॉल्ड शेयर होल्डर हु आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। तो बच्चों कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी आपने 11th में पढ़ ली। कंपनी का मतलब जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या उससे पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड है। जो बच्चों पुराना एक्ट हुआ करता था वो 1956 हुआ करता था। तो ये नहीं कि जो कंपनी एक्ट 2013 बना उसमें जो पुरानी कंपनियां जो 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड थी वो इनवैलिड हो जाएगी, नहीं। तो कंपनी की जो डेफिनेशन लिखी गई कि कंपनी का मतलब आप ये देखिए, अ कंपनी अंडरलाइन द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या और अंडर एनी अदर अर्लियर एक्ट। जो अर्लियर एक्ट बना था बेटा वो कंपनी एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इंडिया में बना था। यानी कि जो कंपनियां 1956 के अंडर में भी रजिस्टर्ड होंगी वो भी कंपनी वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद देखिए डेफिनेशन आई। उसके बाद देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा रहा हूँ। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब क्या होता है? हमने पार्टनरशिप पढ़ी, हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ी, हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हमने क्या बोला? सर बट ऑब्वियस उसे हमें कैपिटल बोला। हाँ तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। मैंने उसे क्या कैपिटल बोला? क्या बोला सर? मैंने उसे बोला कैपिटल। मान लीजिए मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, हमने 11th में पढ़ा। और पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा, पार्टनर से कैपिटल लगाई, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई। दो पार्टनर से, एक ने 5 लाख लगाया, दूसरे ने 5 लाख लगाया, वहाँ पे हमने इसे पार्टनर कैपिटल बोला। तो बेटा कंपनी के केस में इस कैपिटल को बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। इसको बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। जो 10 लाख रुपए लगाए कंपनी के केस में हम बोलेंगे इसे शेयर कैपिटल। इसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी के केस में बोलेंगे इसे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल दो शब्दों से जुड़कर बना है। शेयर कैपिटल मींस शेयर प्लस कैपिटल।
अब अंडरलाइन द वर्ड शेयर, अंडरलाइन द वर्ड शेयर। तो शेयर का मतलब क्या होता है ये समझाने जा रहा हूं मैं आपको। तो आप ये देखिए, अ शेयर रेफर टू द यूनिट, अंडरलाइन द वर्ड यूनिट, अंडरलाइन द वर्ड यूनिट इनटू द विच टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। यानी कि अगर मैं अपनी टोटल शेयर कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, दोबारा बोलता हूं, अगर मैं अपनी टोटल शेयर कैपिटल को एक स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दूं, दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। सर कैसे? मान लीजिए बेटा ये 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए की मेरी शेयर कैपिटल है और मैंने अपनी एक यूनिट की वैल्यू रखी 10 रुपये, मैंने एक यूनिट की वैल्यू रखी 10 रुपये। तो बताओ मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएगी? तो बताओ एक यूनिट की मैंने रखी वैल्यू, तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट। और ये यूनिट को मैं क्या बोलूंगा? इस यूनिट को मैं अकाउंटिंग टर्म में बोलूंगा शेयर। इस यूनिट को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं अकाउंटिंग टर्म में बोलूंगा, इस यूनिट को मैं अकाउंटिंग टर्म में बोलूंगा शेयर, शेयर। तो शेयर की डेफिनेशन क्या हो गई? आप इसे नोट करिए। शेयर की डेफिनेशन क्या हो गई? आप पहले इसे नोट करिए। आप देखिए शेयर की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अ शेयर रेफर टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। अगर मैं अपनी टोटल शेयर कैपिटल को अगर मैं यूनिट्स में डिवाइड करता हूं, देन 1 यूनिट इज कॉल्ड शेयर, एक शेयर हो जाएगा बच्चों। चलिए शेयर की डेफिनेशन भी हो गई। और अगर मैं मेरे मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, पिछले सवाल में क्या था? नंबर ऑफ शेयर थे आपके 1 लाख, 1 लाख, और मेरी यूनिट की वैल्यू थी, जो मेरी यूनिट की वैल्यू थी रुपीज 10, यानी कि 1 शेयर की वैल्यू थी। तो अब ये बताइए, अगर मैं कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल निकालना चाहता हूं और कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो आपकी यूनिट वैल्यू थी पर यूनिट, जिसे मैंने क्या बोला? पर शेयर की जो वैल्यू थी, अगर मैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए 1 लाख शेयर इंटू रुपीज 10, तो ये जो आपकी निकल कर आ जाएगी, ये आपकी निकल कर आ जाएगी शेयर कैपिटल। ये आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? ये आपकी निकल कर आ जाएगी शेयर्स कैपिटल। ये आपकी निकल कर आ जाएगी शेयर कैपिटल। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा तो इन वर्ड्स का यूज़ होगा, और पहले अगर आपको ये यूज़ वर्ड नहीं समझ में आएंगे तो आपको आगे परेशानी हो जाएगी। तो आप इसे भी नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको आगे की कराता हूँ। अब सबसे पहले मैं कैटेगराइज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में बच्चों, ये आपने बीएसटी में पढ़ लिया है, पर मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ। वो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अब मेरे सवालों में यूज़ होगी, इन वर्ड्स को सवालों में यूज़ होगा। और जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं आपके, तो एमसीक्यू के बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। और आपको अगर थ्योरी की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आप एमसीक्यू नवंबर या दिसंबर में जो भी हमारी सीबीएसई से डेट आएगी, हालांकि सिलेबस बेटा आज आ चुका है, उन्होंने ये बोला है कि आपका फंडामेंटल आएगा, चेंज इन पीएसआर आएगा, गुडविल आएगा, एडमिशन आएगा, प्लस कंपनी में आपका इशू ऑफ शेयर्स आएगा, और आपकी थर्ड बुक में फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड आएगा और रेशो आएगी। सीएफएस और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका यूनिट नंबर 2 में आएगा। एनपीओ आपका यूनिट नंबर 2 में आएगा।
और रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन आपका यूनिट नंबर 2 में होगा। तो बच्चों अब हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को करेंगे ताकि हम अक्टूबर के अंदर अपना रिवीजन कर सकें। मेरा टारगेट है कि मुझे आपका 15 सितंबर तक बेटा कोशिश करनी है कि 15 सितंबर या 21 सितंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म कर देना है। तो चलिए अब देखिए, आइए कैटेगराइज ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो सबसे पहले आपकी जो शेयर कैपिटल आएगी वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है और उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना, डेट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब आप कहोगे सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा, कंपनी दो तरह की किताबें बनाती है, दो तरह की बनाती है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपने 11th में पढ़ लिया। फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है वो कंपनी बाहर वालों को दिखाती है, यानी कि अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी तो मैं उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ूंगा कि वो कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्या उसकी हिस्ट्री थी। तो उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी किताब होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा वो इंडोर मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ऑन इट्स लाइफ टाइम एंड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आपका दूसरा सवाल होगा, क्या कंपनी सर ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर नहीं इशू कर सकती? कर सकती है बेटा। उसके लिए कंपनी एक्ट के अंडर में जो भी आपके रूल्स लिखे गए हैं उसे फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ये देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी authorized by its memorandum of association। आपके 12th लेवल पे इस पर क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। और ऑथराइज्ड कैपिटल का जो दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल इसका दूसरा नाम होता है। अब इसके आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अब आपके इसके 1 मार्कर के क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं? मैंने एक एमसीक्यू बनाया, मान लीजिए मैंने एक एमसीक्यू बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू बना देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स issued by the company, maximum number of share issued by the company and stated in the memorandum of association। Memorandum of association is called option number 1, issued capital, option number 2 subscribed capital, ऑप्शन नंबर 3 नॉमिनल कैपिटल, और ऑप्शन नंबर डी डेट इज पेड अप कैपिटल। तो बच्चों, जिस तरह आपको ये पता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो बेटा थ्योरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी ढंग से पढ़ लेना। अगर थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो आपसे एमसीक्यू अटैम्प्ट नहीं होंगे। और नकल मारने की जो आपकी फितरत है तो उसे अपने दिमाग से निकाल देना कि हो सकता है सीबीएसई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ले आए जिससे आपका नकल मारना मुश्किल हो जाए, आपकी विंडो हैंग हो जाएगी, आप कोई और विंडो नहीं खोल सकते हो, और आपका कैमरा 360 डिग्री तक वो अगर घुमा देंगे ताकि आपका ये लगे कि आपके रूम में कोई आपका
साथी या कोई ट्यूटर तो नहीं बैठा हुआ है, टीचर तो नहीं बैठा हुआ। तो बच्चों खुद मेहनत कर लो, खुद मेहनत करके नंबर लाओगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। अब जैसा कि आपने सवाल को पढ़ा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि क्या क्या इस तरह का कोई ऑप्शन आपके सवाल में है। आपने देखा सर सब्सक्राइब्ड इशूड कैपिटल नहीं है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी नहीं है, ये रहा आपका आंसर हो जाएगा, आपका बच्चों आंसर हो जाएगा नॉमिनल कैपिटल। आपका आंसर हो जाएगा नॉमिनल कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर इसी सवाल को कैसे कैसे घुमाता है। अब मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर इसे मिटा दिया। यहां मैंने लिखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और यहां मैं नीचे लिख देता हूं, सी में लिख देता हूं पेड अप कैपिटल, और नंबर 4 में डाल देता हूं मैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बेटा एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है, वो आपको जगह जगह फंसाएगा, जगह जगह आपको कंफ्यूज करेगा कि भैया इसके आंसर क्या होना चाहिए, और आपको थ्योरी की नॉलेज होगी तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए इस केस में आपका आंसर क्या होगा। अब आप ये बताइए इस केस में आपका आंसर क्या होगा। सर हमने डेफिनेशन याद कर रखी थी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ शेयर्स ऑथराइज कैपिटल। तो इशूड कैपिटल नहीं हो सकती, इशूड कैपिटल नहीं हो सकती, सब्सक्राइब्ड नहीं हो सकती, पेड अप नहीं हो सकती, यानी कि आंसर होगा नन ऑफ दीज। आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बार बार बोला है एमसीक्यू के अंदर अगर आपके पास दो ऑप्शन दे रखी हैं, जैसे आइदर बी और सी, या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान रखना है। इस तरह के स्पेशल सवालों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आपके नंबर एमसीक्यू में पूरे आएंगे। अदरवाइज बेटा इसमें आधे नंबर की कोई ऑप्शन नहीं होती कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा या 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो इस केस में आपका आंसर होगा, इस केस में आपका आंसर होगा, इस केस में नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट करिए। आप अब देखिए अगर मैं अब इसी सवाल को ट्रू एंड फॉल्स में बनाता हूं, अगर मैं इसी सवाल को ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बनाता हूं, तो आप ये देखिए ओहो ये आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू और फॉल्स, यही सवाल है। देखिए इस सवाल को एग्जामिनर कैसे कैसे घुमाएगा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। आप सवाल को पढ़िए, क्या ये स्टेटमेंट राइट है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तो आपको आंसर होगा ट्रू, आपका आंसर होगा ट्रू, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिए मैं इसे कैसे चेंज कर देता हूं। मैं ये कहता हूं मैंने ये मिटाया, मैंने ये लिख दिया, ये मिटा दिया, मैंने यहां लिखा इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये बताइए
आपका आंसर ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो आप इसे कहोगे सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको नवंबर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करा दूं, क्योंकि सारा पेपर एमसीक्यू बेस होगा। तो धीरे धीरे करके देखिए, आज मैंने ऑथराइज कैपिटल कर ली। अब चलिए हम आगे वाली कैपिटल पे चलते हैं। नंबर टू, आप ये देखिए नंबर 2। ओहो, नंबर 2 पे चलिए आप। नंबर 2 पे आती है बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, पहले आप इसे रीड कर लीजिए बेटा। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अंडरलाइन द वर्ड पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। दैट द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए इशू किया जाता है, ताकि पब्लिक इसमें पैसा लगा सके। That it is that the part of authorized capital which is offered to the public for subscription and its include। बेटा हम शेयर जो है पब्लिक को भी दे सकते हैं और वेंडर को भी दे सकते हैं। सर ये वेंडर क्या चीज़ होती है, या वेंडर क्या चीज़ होती है बच्चों, जब हम इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, वहाँ हम डिटेल में बात करते हैं। या जो कंपनी के फाउंडर या प्रमोटर होते हैं उनको शेयर देना, उसको भी हम बेटा इशूड कैपिटल के अंडर में लेंगे। तो आप इसे पहले नोट करिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इट इंक्लूड द शेयर अलॉटेड टू वेंडर एंड द सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी ऑफ मेमोरेंडम। यहाँ कौन होते हैं, ये कौन होते हैं बेटा, जो ये जो सिग्नेचर ऑफ द कंपनी ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को भी हम, कंपनी के जो फाउंडर होते हैं उनको भी हम शेयर अलॉट करते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए दिया जाता है, या वेंडर को दिया जाता है, या प्रमोटर को दिया जाता है, या अंडर राइटर को दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। और दिस ऑथराइज्ड कैपिटल इज नॉट ऑफर्ड फॉर, अगर ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं होता उसे हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। उसे हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। आप नोट करिए ये। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब आ जाइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आ जाइए बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा दिल्ली में मेट्रो चल रही है, दिल्ली में मेट्रो चल रही है, वो आपको ज़बरदस्ती तो बुला नहीं रही है कि आओ हमने मेट्रो चलाई है बैठो। उन्होंने ऑफ़र करा है आपको, उन्होंने ऑफ़र करा कि हमने ये आपको सुविधा दी है, आपको फैसिलिटी दी है, आप चाहे तो हमारी सुविधा का उपयोग या यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, कंपनी ने शेयर ऑफर करे पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। अब उन्होंने ज़बरदस्ती तो किया नहीं हुआ कि नहीं हमने कंपनी खोली है आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, ये कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। जब इशू करती है कंपनी तो वो पब्लिक को ऑफ़र करती है। जैसे मेट्रो ने ऑफ़र किया, आपकी स्टेट के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, मैंने अभी दिल्ली की मेट्रो की बात करी, मैं अदर स्टेट की बात करता हूँ। जैसे पंजाब रोडवेज़ ने अपनी बसें निकाल रखी हैं, हरियाणा रोडवेज़ ने अपनी बसें निकाल रखी है, बस सड़क पे चल रही है, वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ आपको लेके जाएंगे, आपको हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट है तो बस में आके बैठ जाइए। वो आपको ज़बरदस्ती तो बस में नहीं बिठाते। तो बेटा इसी तरह कंपनी पहले शेयर्स अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए ऑफ़र करती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, और ये आपकी मर्ज़ी होती है, पब्लिक की मर्ज़ी होती है कि वो कंपनी में पैसा लगाए या ना लगाए। तो बेटा इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है, पब्लिक पैसा लगाती है कंपनी के अंदर कि मुझे आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, मैं आपकी कंपनी का एक छोटा सा शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, एक छोटा सा मालिक बनना चाहता हूँ। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स अंडरलाइन द वर्ड पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ये किसका पार्ट होगा बेटा, ये पार्ट होगा इशूड कैपिटल, ऑथराइज का नहीं होगा। ऑथराइज का पार्ट क्या होता है, इशूड। और सब्सक्राइब किसका पार्ट होगा, सब्सक्राइब किसका पार्ट होगा, इशू का। और इशू किसका पार्ट होता है, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूं बेटा, जो इशूड कैपिटल होगी वो किसका पार्ट होगा, ऑथराइज्ड का। और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो किसका पार्ट बनेगा,
वो किसका पार्ट बनेगा? बताओ बताओ। वो पार्ट बनेगा इशूड कैपिटल का। वो पार्ट बनेगा इशूड कैपिटल का। दैट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक व्हेन द शेयर ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। आगे ना देखो ऑफर की बात, सब्सक्राइब्ड बाय द फुल्ली बाय द पब्लिक एंड द इशू कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी द सेम। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बताता हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 4 तरह की होती है बच्चों। सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 4 तरह की होती है। ये देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब कैपिटल मेरी 4 तरह की होगी। सब्सक्राइब कैपिटल मेरी 4 तरह की होगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। द फर्स्ट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। नंबर 2, अंडर सब्सक्राइब्ड। नंबर 3 ओवर सब्सक्राइब्ड। और नंबर 4 दैट इज द, बैठ जा, मिनिमम सब्सक्राइब्ड। अब इन चारों में क्या फ़र्क होता है इसको समझेंगे हम। मान लीजिए बेटा कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करे। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर बेचने के लिए पब्लिक को ऑफर करा और पब्लिक ने 1 लाख शेयरों के लिए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 1 लाख शेयर बेचने थे और मेरे पास डॉट 1 लाख शेयरों का ही ग्राहक सामने खड़ा है। मेरे पास 1 लाख आइटमें हैं और डॉट 1 लाख का ही ग्राहक मेरे सामने दुकान के सामने खड़ा है। डेट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब ये हुआ इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करे, मैं दोबारा बोलूँगा, कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करें, कंपनी के पास उतनी एप्लीकेशन आ गई कि मुझे भी चाहिए और वो डॉट 1 लाख शेयरों के लिए था। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग टर्म में से टर्म यूज़ करेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने शेयर ऑफर करे, कंपनी ने शेयर ऑफर करे 1 लाख और कंपनी को 1 लाख शेयर ऑफर करे और कंपनी को एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई डॉट 1 लाख शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई डॉट 1 लाख शेयर्स की। that the term is called fully subscribed। that the term is called fully subscribed। कंपनी ने जितने शेयर ऑफर करे, पब्लिक ने उतने शेयरों की एप्लीकेशन कंपनी में अप्लाई कर दी, that is called fully subscribed। कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे और एप्लीकेशन मिल गई 1 लाख की, that is called fully subscribed। the another word is called under subscribed। कंपनी ने शेयर ऑफर करे आपको 1 लाख, वही चल रहे हैं बेटा। कंपनी को शेयर ऑफर करे आपने 1 लाख और कंपनी की 1 लाख शेयरों की एप्लीकेशन नहीं मिली, मतलब 1 लाख शेयरों के लिए लोगों ने अप्लाई नहीं करा और आपको 98,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, 98,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, तो इसे हम अकाउंटिंग टर्म में बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। इसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। हमने 1 लाख शेयर के लिए ऑफर करा, 1 लाख शेयर्स, और हमें एप्लीकेशन मिली बेटा 98,000 शेयर्स की। द टर्म इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब्ड। जितना पब्लिक को ऑफर किया गया, अगर उससे कम एप्लीकेशन आती है तो उसे हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं, कंपनी की अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। अब आ जाइए ओवर सब्सक्राइब्ड।
अब आ जाइए ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है 1,00,000 शेयरों के लिए मुझे एप्लीकेशन दी पब्लिक को और कंपनी ने पूरा हर्षोल्लास से मेरी कंपनी में पैसा लगाया। जैसे आज की डेट में मान लीजिए बेटा रिलायंस जियो अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, तो मैं भी अप्लाई करूंगा। मेरा अगर डीमेट अकाउंट है तो बेटा रिलायंस जैसी जो इतनी फेमस कंपनी है, अगर आज वो अपनी रिलायंस जियो को आईपीओ लेके आती है तो बहुत सारी दुनिया उसमें अप्लाई करेगी और नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, लेने वाले ज़्यादा होंगे, तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाएगी। मैं भी चाहूँगा मुझे मिल जाए, आप भी चाहेंगे मुझे मिल जाए। तो ओवरसब्सक्रिप्शन में क्या होगा, अगर कंपनी ने शेयर ऑफर करे हैं 1,00,000, अगर कंपनी ने शेयर ऑफर करे हैं 1,00,000 और कंपनी को एप्लीकेशन मिल गई 1,25,000 शेयरों की, 1,25,000 शेयरों की एप्लीकेशन मिल गई, द टर्म इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते हैं। ये बेटा अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये मैं जब इसका आगे का कॉन्सेप्ट आएगा, जब इसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इस केस में कंपनी के पास क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है। अब आ जाइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब आ जाइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि हमें कम से कम जैसे पासिंग मार्क्स हमें बोर्ड के अंदर 33% चाहिए, तभी हम पास माने जाएंगे। अगर 33 से कम होता है तो हम फेल माने जाते हैं। इसी तरह बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई हमें कम से कम कितनी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए जिससे हम अपना इशू को आगे प्रोसीड कर सकें, यानी कि हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो बेटा कंपनी एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, सिर्फ हम अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख सकते हैं कि हमारे पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। अदरवाइज एक सेबी का सर्कुलर है बेटा, सेबी का सर्कुलर है, वहाँ ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात लिखी गई है। तो देखिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब मैं आपको आप इसे नोट करिए। ये देखिए आपके पास आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रीड करिए बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइड दैट द कंपनी कैन नॉट अलॉट। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा तो आप कंपनी के शेयर की आगे प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे। आप शेयर को अलॉट नहीं कर पाओगे पब्लिक को, आप वहीं फेल हो जाओगे, आप अगली क्लास में नहीं पहुंचोगे। जैसे तो आप ये देखिए द सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइड दैट द कंपनी कैन नॉट अलॉट, अंडरलाइन द वर्ड cannot allot any security of the company to public unless the amount stated in the prospectus as minimum amount। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है तब तो आप कर सकते हो बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ी, अगर आप पार्टनरशिप डीड में ये लिख देते हो कि हम पार्टनर का एडमिशन जो है मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, तो हम मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। बट अगर उसने ये कह दिया कि भैया कुछ नहीं लिखा, पार्टनरशिप इज डीड साइलेंट अबाउट द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, तो आपको पता था कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। देखिए मैं वहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको कवर कर रहा हूँ। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात है, जो प्रोस्पेक्टस होता है, अगर उसमें लिख दिया कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना चाहिए तो हम उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अपनी कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे। अगर वहाँ नहीं लिखा है तो क्या बात होगी। सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइड द कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी पब्लिक अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस as the minimum amount has been subscribed. Company Act 2000 has not prescribed minimum subscription. However, सेबी के अंदर एक सर्कुलर दिया गया जिसमें बोला गया कि आपको 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, जितना आपने इशू किया उसका अगर 90% मिलता है तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल हो जाता है, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं लिखा। However, according to the SEBI guideline, minimum subscription has been fixed at 90% of the, underline the word, issued capital. Issued amount as per the section 39, the company has to get a minimum subscription within 30 days from the date of issue of prospectus. और अगर आपका बेटा कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसे वो पैसे वापस करने पड़ते हैं एप्लीकेंट को, और कितने दिन में वापस करने हैं ये बारे में लिखा है। और अगर आप इससे डिले हो जाओगे
तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये भी सेक्शन हमारा कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, आप एक बार से रीड कर लीजिए। एज पर द सेक्शन 39(3) द कंपनी हैज गेट ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बेटा इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। इफ द कंपनी फेल्स to receive the minimum subscription within the said period, the company cannot proceed with the allotment of share and the entire application money, underline the word entire application money, must be returned within the next 15 days। जरा जिस हिसाब से 1 मार्कर आने हैं, एक एक शब्द की बड़ी ही इंपॉर्टेंस होगी। entire application must be returned within the next 15 days। if there is delay in the refund such amount more than 15 days, the company shall be liable to repay it with interest at the rate of 15% per annum for the delay period। बच्चों एक बार आप इसे रीड कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए आप। तो आप ये देखिए, आपने ये नोट कर लिया होगा बेटा। इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो गया बेटा, वो तो चलो अब आ जाइए आगे। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। ये तो थी थ्योरी की बातें। तो चलिए बेटा, जो कंपनी शेयर इशू करती है वो 2 तरीके से करती है। जो कंपनी शेयर इशू करती है वो 2 तरीके से करती है। एक करती है बच्चों फॉर कैश, और दूसरी करती है फॉर अदर देन कैश। फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। और फॉर कैश में भी 3 बातें होती हैं। सर क्या 3 बातें होती हैं? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। अभी हम अदर देन कैश की बात नहीं करते हैं, अभी हम फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की बात करेंगे। अदर देन कैश में आपको बाद में कराऊंगा, यानी कि कैश के अलावा। तो देखिए, सबसे पहले बात आई फॉर कैश में 3 बातें हुई, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब एट पार का मतलब समझेंगे, एट प्रीमियम का मतलब समझेंगे और एट डिस्काउंट का मतलब समझेंगे। चलिए अब हम करते हैं एट पार वाली बात। आप ये देखिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एट पार वाली बात बताऊंगा आपको। अब देखिए, मैं एट पार वाली बात करता हूं। एट पार देखिए बच्चों, मैं यहां पर समझा रहा हूं।
अब कंपनी अपना पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, और आपको बताया शेयर क्या होता है, एक यूनिट होती है। आप अगर हम टोटल शेयर कैपिटल को अपने यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, दैट 1 यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। अब बेटा शेयर का एक यूनिट का एक वैल्यू होगा, बेटा लेट वैल्यू होगा, और कंपनी जो वैल्यू है वो 10 रुपये भी रख सकती है, 1 रुपये भी रख सकती है, 2 रुपये भी रख सकती है, 100 रुपये भी रख सकती है। बट नॉर्मली आपका 12th लेवल पर 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये हो सकता है। तो इस यूनिट की जो कंट्रोल वैल्यू होगी, मतलब उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, कि हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी एक कंपनी की शेयर की एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 रुपये होगी। मैं एक यूनिट 10 रुपये की बेचूंगा, एक यूनिट की वैल्यू मेरी 10 रुपये होगी और मैं 10 रुपये की बेचूंगा, तो इसे हम बोलते हैं एट पार। सर नहीं समझ में आया तो आपको मैं बताता हूँ। एट पार का मतलब होता है, एक होती है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है कि मैंने अपने यूनिट का, जो अपनी यूनिट बनाई उसकी वैल्यू कितनी रखी, आइदर 1, आइदर 10, आइदर 20, आइदर 30, आइदर 40, आइदर 100। नॉर्मल केस में आपको जो सवाल दिखेंगे वो 10 के मिलेंगे, 20 के मिलेंगे या 100 के मिलेंगे। तो आप ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ मेरी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मेरी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और 10 का माल मैं 10 में बेच देता हूँ, 10 का माल 10 में, लुट गया 10 में, ले लो 10 में, देन इट्स कॉल्ड इशू एट पार। इट मीन्स इफ द इशू प्राइस, जो मैंने पब्लिक को शेयर इशू करना है उसका प्राइस मैंने डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने पब्लिक को ऑफर करा है। अगर मैं दिल्ली मेट्रो में जनकपुरी से राजीव चौक जाता हूँ तो मेरे से वो 32 रुपये लेता है, मेरे से वो 32 रुपये लेता है, डेट इज द ट्रैवलिंग प्राइस। तो ये मेरा इशू प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी तरह बच्चों, अगर आपकी फेस वैल्यू इफ इशू प्राइस is equal to, if issue price is equal to face value of shares, then it's called share issue at par। इस केस में हमसे बोलेंगे हमने कंपनी ने शेयर इशू करा एट पार पे, शेयर इशू किया एट पार। इफ इशू प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू देन शेयर इशू एट पार। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, एट पार की ये बात समझ में आ गई। अब चलिए इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम की बात करता हूं मैं। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, अगर बेटा कंपनी अपना इशू प्राइस अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा रखता है, देन इट्स कॉल्ड शेयर इशू एट प्रीमियम। यानी कि इफ इशू प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, more than its face value, then it's called share issue at premium। अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर शेयर इशू करती है पब्लिक को, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर एक कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पब्लिक को शेयर इशू प्राइस रखती है तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। यानी कि 10 का माल 12 में, इशू प्राइस मोर देन 10। अगर 10 का माल कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, अगर वो 12 रुपये में शेयर इशू करती है तो हम इसे बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फेस वैल्यू से, यहाँ पर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फेस वैल्यू से। अब इस 2 रुपये को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 10 की चीज़ अगर आपने 12 में बेची तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, ₹2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये जो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अकाउंटिंग में। तो 2 रुपये जो आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसके लिए आप एक
सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप इसे नोट करिए, उसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपने बच्चों ये नोट कर लिया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको मिला, ये आपने सिक्योरिटी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। सर ये कैसे निकलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये जो पैसा आपके पास आया 2 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा आया। अब कंपनी एक्ट में ये लिखा गया है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ, यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या कंपनी के जो मालिक हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस पैसे को खर्च कर दें। बेटा ये लॉ में लिखा गया, ये मैंने नहीं कहा कि ये 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यह कंपनी का जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है। क्योंकि हम पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो ये पैसा आप अपने गुलछर्रे उड़ाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप टूर ट्रैवलिंग में नहीं खर्च कर सकते। इसका एक प्रेस्क्राइब्ड लॉ के अंदर रूल लिखे गए हैं कि इस पैसे को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। अभी ये आपको समझ नहीं आएगा पर आपने याद कर लेना है, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला कॉन्सेप्ट होगा मेरा, ऐसे आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अगला कॉन्सेप्ट है मेरा, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। ये पैसा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये पैसा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये पैसा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो बेटा ये पैसा मैं आपको याद करा देता हूँ, ये पैसा मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इसके बारे में अभी मैं आपको लिखवाता हूँ। आप जब तक बेटा पिछला जो भी आपने पेपर में पढ़ा है वो आप उसे एक बार रीड कर लीजिए, और जो कोई डाउट आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप पहले इतना कर लीजिए कि जो मैंने पिछले 4 पेज कराए हैं वो पहले आप एक बार रीड कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपने ये
रीड कर लिया होगा, ये आपने रीड कर लिया होगा। तो अब मैं आपको यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर बताता हूँ। नंबर वन पॉइंट नंबर वन, इसका जो सेक्शन है बेटा, हमें सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 52 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो मैं बातें लिख रहा हूं ये कहां लिखी गई है? ये सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में लिखी गई है कि ये पैसा आप कहां कहां यूज कर सकते हो। नंबर वन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। नंबर वन, for issuing fully paid up bonus shares to fully paid up, अपने कंपनी अपने शेयर होल्डर को फुल्ली पेड अप बोनस, मतलब बाय वन गेट वन फ्री वाला होता है, तो आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हो इस पैसे से। फॉर इशूइंग fully paid up bonus share number 2, for buyback of number 2 point, for buyback of its own shares। हम अपने जो कंपनी में, आपको पता है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो हम अपने शेयर वापस भी खरीद सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं एसपीआर के पैसे से। तो चलिए, नंबर वन फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, नंबर 2 बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, नंबर 3 देखिए बेटा। नंबर 3, इन राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने के लिए इस पैसे को यूज कर सकती है। तो 3 पॉइंट हो गए। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, आपको मैं साथ साथ याद करा दूंगा। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर, और नंबर 3 इन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। नंबर 4 में आएगा बेटा, फॉर प्रोवाइडिंग for providing for the premium payable on redemption of redeemable preference shares और redeemable डिबेंचर्स। बेटा अभी आपको ये याद करना है, मैं आपको इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। आप इस पैसे को जो आपने रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना होता है उसके लिए भी आप ये पैसा यूज़ कर सकते हो। और नंबर फिफ्थ पॉइंट बेटा देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 5th पॉइंट, मेरे पास जगह कम है। नंबर 5th पॉइंट में आएगा फॉर
for writing of the expenses, writing of the expenses, for writing of the expenses, commission or discount allowed, on issue of debenture of the company. आप पहले बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये इन 5 चीज़ों के अलावा आप कहीं पे भी पैसा यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक बच्चों ये नोट कर लिया होगा। तो अब आपके सामने बेटा मैं इसके ऊपर भी आपको 1 मार्कर कराऊंगा, इसके ऊपर भी मैं आपको 1 मार्कर कराऊंगा। तो आप पहले से नोट कर लीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। नंबर 1, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और कमीशन और डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो आपने ये नोट कर लिया होगा बच्चों। ये अभी एक बच्चे का बेटा मैसेज आया कि सर क्लास को यहीं ख़त्म कर दो, हम थक चुके हैं, नया चैप्टर शुरू हुआ है, ज़्यादा स्ट्रेन मत डालो। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। तो अगली क्लास में मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा और इसके ऊपर SPR के ऊपर आपके 1 मार्क क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू बेटा।